हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। ओके, चलिए थोड़ा सा बातें आगे की स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो लेक्चर हमारा 13th लेक्चर है। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा बेटा कि एक तो जैसे ही जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना, ये 2 ही दिन का होता है। 2 ही दिन का मतलब 2 दिन में निपटा देते हैं। अपने को आज चौथा दिन है इंटीग्रेशन पढ़ते हुए, है ना। तो पहली बात तो टाइम ज्यादा इसलिए लगा है कि अपन ने थोड़ा आराम से डिटेल में पूरा प्रॉपर एक एक चीज को, या सवाल भी अपन ने काफी सारे वैरायटी के, हर वैरायटी के सवाल लिए हैं। लॉग पे भी तो लॉग पे हर वैरायटी का, ई पावर एक्स पे भी हर वैरायटी का, हर तरीके से अपन ने बात की है। प्रैक्टिस आपको करते रहनी पड़ेगी बेटा। और जब भी किसी सवाल में उलझो, कैसे भी होगा, वैसे के वैसे ही अपने को प्रैक्टिस के थ्रू ही चीजें समझ में आती है। कभी ऐसा होता है हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि ये तो समझ ही नहीं आया यार, या ये कम धुंधला समझ में आया है। ये ज्यादा प्रॉब्लम है, धुंधला समझ आना।
तो फिर क्या करना पड़ता है अपने को, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप अपने को समझ आएगा कि अच्छा ये उस बात का मतलब था जो सर ने कही थी, है ना। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्रैक्टिस लगातार करते जाएं, जो भी होमवर्क दिया गया है उसको कंप्लीट कर ले, ताकि टेस्ट में भी अच्छे नंबर आएंगे। टेस्ट में भी ज्यादा दिन बचे नहीं है, 3 दिन ही है ना। तो चलिए अपन बात करते हैं। पर 3 दिन में पर्याप्त है, मतलब अगर सिलेबस आपके पास इतना सा ही हुआ है कि आप चाहें तो 3 दिन में बढ़िया से टेस्ट की तैयारी सब लोग कर सकते हैं, सब लोग। ठीक है, तो चलिए लेक्चर 13 पर हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ ये लास्ट के क्वेश्चंस थे जो अपन ने किए थे, है ना। ये भेज ही दिए गए हैं वैसा तो, और ये आप देख सकते हैं सामने। अब अपने को क्या चीज यहाँ पर देखनी है, मैं एक बात वापस से आपको थोड़ा छोटा 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 सा रिवाइज करा देता हूँ बेटा, है ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि समाकलन जो है इस समाकलन का ग्राफीय तात्पर्य क्या था। क्षेत्रफल। तो आपको शायद पता हो, तो हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए थे कि हमसे क्षेत्रफल पूछा गया था तो हमने समाकलन करके क्षेत्रफल निकाल लिया था, याद है वो। एक तो सवाल ऐसा था इस तरीके से ऐसा, और एक सवाल ऐसा था इस तरीके से। तो अगर मुझसे क्षेत्रफल पूछा जाता है तो मैं समाकलन करके क्षेत्रफल का जवाब दे देता हूं। इसके बाद एक सवाल ऐसा भी था जिसमें मुझसे समाकलन पूछा गया, तो मैंने क्षेत्रफल के थ्रू वो समाकलन बताया। जैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, इस तरीके से एक सवाल था। फिर हमने इस, हो सकता है ये सवाल जो मैंने अभी हाल लिखा है ये थोड़ा सा कमजोर समझ आया हो, मैं एक बार वापस से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 मिनट दीजिए मुझे सब शांति से। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्षेत्रफल है, ग्राफ और एक्स अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है ये वाला, इस कुल क्षेत्रफल के बराबर अपने को समाकलन मिलेगा। मतलब ये था कि अगर मुझे समाकलन करना है y का 0 से 6, तो मैं सिर्फ कहां तक का क्षेत्रफल लूंगा, सिर्फ 6 तक का क्षेत्रफल लूंगा। मतलब मेरा क्षेत्रफल लेने का पैटर्न होगा सिर्फ ये वाला, क्योंकि मुझे 0 से 6 तक का ही अगर समाकलन निकालना है तो 0 से 6 तक का ही क्षेत्रफल लिखा जाएगा। और इस आकृति को क्या कहते हैं, इसको आ, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इस तरह की आकृति को आयत, आयत नहीं, पैरेललोग्राम भी नहीं बोलते, समलंब। ठीक है, ठीक है, समलंब। तो ये जो आकृति है, अब इस या तो एक साथ पूरे समलंब का क्षेत्रफल निकाल लो, या फिर हमने ये भी तो बात की थी ना कल की क्लास में बेटा कि या तो फिर एक साथ समलंब का क्षेत्रफल निकाल लो, या पहले इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लो और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, है ना। दोनों तरीके हैं आपके पास, दोनों तरीके हैं आपके पास, आपकी मर्जी पड़े जैसे कर सकते हैं। ट्रेपेजियम तो इंग्लिश में बोलते हैं, ट्रेपेजियम तो मुझे पता है बेटा कृष्ण प्रकाश, पर मुझे इस ट्रेपेजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं ये नहीं समझ आ रहा था। तो ट्रेपेजियम को उम्मीद करता हूँ समलंब बोलते होंगे, है ना। इसके बाद अगर मुझसे कोई पूछे कि समाकलन आप करें 0 से 10 तक के बीच में, तो आपको यहां से शुरुआत से पूरा यहां तक का क्षेत्रफल लेना होगा। मतलब आपको ये पूरा समलंब भी जोड़ना है और ये त्रिभुज भी जोड़ना है। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी थी कि जो अक्ष के ऊपर वाले क्षेत्रफल रहेंगे उनको धनात्मक, और अक्ष के नीचे वाले क्षेत्रफलों को ऋणात्मक कहा जाएगा। और यही अपन ने किया था कि 0 से 10 को हम 2 भागों में जोड़ रहे हैं। 0 से 10 के कुल समाकलन को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक तो 0 से 6, एक 6 से 10। तो 0 से 6 तक का क्षेत्रफल जो आया था, मुझे जहां तक पता है ये 25 आया था, और 6 से 10 का जो क्षेत्रफल आया था वो यहाँ पर 6 आया था, पर अक्ष के नीचे था, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, -6। और जैसे ही -6 लिखेंगे अपना आंसर आ जाएगा 19, और इस पहले वाले का आना चाहिए था 25।
कुछ इस तरीके के सवाल की और ये सारी बातें थी, और यही सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है बात। तो चलिए यहां से मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं, और फिर हमने ये कहा कि इस समाकलन के थ्रू अब हम दूसरा काम यहां पर जो करने जा रहे हैं वो है कि किसी फलन का औसत मान भी ज्ञात किया जा सकता है। इस समाकलन के थ्रू किसी फलन का औसत मान भी ज्ञात किया जा सकता है, पर उसके लिए जरूरत क्या है? उसके लिए जरूरत है आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बेटा। तो फॉर्मूला कैसे याद रखा जाता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना कि यदि ये जो लिखा है ना, ये मतलब एक फलन f लिखा है और उसके आगे ये ग्रेटर देन और लेसर देन के जो साइन लगे हैं, मतलब बड़ा और छोटा वाला जो चिन्ह लगा है, इसका तात्पर्य होता है औसत मान। किसका? आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, फलन f का औसत मान। तो फलन f का औसत मान अगर अपने को ज्ञात करना है तो हमने क्या देखा कि हम सर्वप्रथम उस फलन f का समाकलन करेंगे। सर्वप्रथम अंश में हम उस फलन का समाकलन करेंगे। औसत मान कहां से कहां तक का निकालना है बेटा? तो आपको ऊपर लाइन में दिया हुआ है कि आपको औसत मान x1 से x2 तक का निकालना है। तो जो समाकलन होगा उस समाकलन की लिमिट क्या होंगी? x1 से x2। तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले तो उस दिए गए फलन का समाकलन होगा x के सापेक्ष, क्योंकि x की सीमाएं दी हुई है, तो x के सापेक्ष x की सीमाओं x1 से लेकर x2 तक का कुल समाकलन हम ज्ञात करेंगे, और डिवाइड में dx का समाकलन करेंगे। यानी जो चर है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो चर है वो चर क्या है? वो चर x है। देखो यहां पर, तो उस dx का समाकलन किया जाएगा। अब आगे इसको कैसे समझा जा सकता है? तो ध्यान से देखो, क्या इस लिखे गए अंश का मतलब ये है कि ये अंश इस ग्राफ का क्षेत्रफल देगा? ग्राफ का क्षेत्रफल देगा, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं। ग्राफ का क्षेत्रफल x1 से x2 तक डिवाइड बाय नीचे dx का समाकलन क्या होता है बेटा? dx को, यानी dx को यूं समझ लो 1 इंटू dx। तो dx का समाकलन क्या हो जाएगा? x, बिल्कुल dx का समाकलन हो जाएगा x, और यहां पर निम्न सीमा x1 उच्च सीमा x2। तो आगे इसको क्या लिखा जा सकता है? ग्राफ का क्षेत्रफल x1 से x2 बटे, और उच्च सीमा सबसे पहले रखेंगे, तो उच्च सीमा रखने पर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। ठीक है, कभी कभी इस x2 माइनस x1 को डेल्टा x भी लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात, मोटी मोटी बात आपको समझ में आई। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट आप सब लोगों से रहेगी कि बेटा क्या करेंगे कि जब कभी भी अपने से औसत मान निकलवाया जाएगा, जैसे मान लो कोई फलन y बराबर fx दिया हुआ है। देखो अब अपने तरीके से बता रहा हूं, अपना तरीका मतलब जैसा सवाल अब बिल्कुल वैसी सटीक बात में करना चाह रहा हूं। तो अगर अपने से यहां से ये कहा जाए कि फलन y अपने को दिया हुआ है, और इस y का औसत मान यानी y एवरेज अपने से पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला आपका लगेगा y का औसत मान यानी y एवरेज बराबर पहले y का x चर के सापेक्ष समाकलन और नीचे उसी चर का समाकलन, यानी इंटीग्रेशन y dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। कहां से? तो समाकलन जहां से जहां तक की बात वो करवाएगा, तो x1 से x2 तक की बात हम यहां पर कर लेंगे। ठीक है बात? सवाल करके देखिए तब और अच्छा लगेगा, है ना। फॉर्मूले की बात तो अपने को, फॉर्मूला तो याद रखना ही है, इसमें अपने को कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। चलो तो एक सवाल हम यहाँ पर लेते हैं ताकि हमारी जो बातें हमने कही है ये थोड़ी सी और आसान बन जाए। तो ये है सवाल, और
इस अंतराल यानी -1 से 2 के बीच में आप औसत मान ज्ञात कीजिए फटाफट। शुभम अटल बेटा, आपने ये क्या आंसर लिखा है? ऐसे थोड़ी ना करते हैं यार। निखिल जांगीड़ का जवाब 3 है, दीपेश सोनी का 1 है, पलकांश का 1/2, सक्षम का 1, दीप्ति प्रजापति का -7/3, 1। अब ज्यादातर सब लोगों ने अपने आंसर बदलकर 1 कर दिए हैं। अब सब लोगों का 1 आने लगा है। चलो देखते हैं। भावना पालीवाल अभी भी 7/3 पर टिकी हुई है। हमारी नेता कैसी हो, भावना पालीवाल जैसी हो। शुभम अटल 1। तो चलो एक बार, अब ये जो अभी तक मैंने लिखा है बेटा कि समाकलन यानी फॉर्मूला हमने लगाया, देखो ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में हमने y की जगह पर क्या रख दिया, फलन में y की जगह पर y का मान रख दिया, तो फलन y का मान कितना है, x²। और अब हम यहाँ पर आगे समाकलन करने को तैयार हैं। तो हम यहाँ पर इस x² का समाकलन क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं x² का समाकलन होता है x³/3, और यहाँ पर लिमिट लगा दी जाएगी -1 से 2। और नीचे हर में dx का समाकलन क्या होता है, तो आप कहोगे, हर बार कहोगे आप कि सर dx का समाकलन होता है x, और लिमिट लगा देंगे -1 से 2, है ना। तो अंश में एक बार क्या करें, अब इसको सॉल्व करने के लिए पूरे फलन में x की जगह क्या रख दें, उच्च सीमा रख दें। तो पूरे फलन में x की जगह जब उच्च सीमा रखेंगे तो ये हो जाएगा 2^3, फिर लगाएंगे माइनस, और फिर लगाएंगे यहां पर -1^3। और यहां हर में क्या हो जाएगा, x की जगह पर 2 रखा जाएगा, फिर बीच में माइनस लगाया जाएगा, और x की जगह पर फिर -1 रखा जाएगा। ऊपर अंश वाले को देखेंगे तो 2^3 कितना होता है, तो 2^3 8/3। और यहाँ -1^3 कितना होता है बेटा, तो आपको कहना चाहिए कि सर -1^3 -1 होता है, और माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा +1/3, और नीचे माइनस माइनस प्लस करके नीचे आना चाहिए 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऊपर 9/3/3। तो आपका जवाब आना चाहिए 1, है ना। उम्मीद करता हूं
कैलकुलेशन मैंने सिंपल रखने की कोशिश की है ताकि सबको नजर आए कि आखिर आया कैसे, जिसकी कैलकुलेशन कमजोर है उसको भी समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को सॉल्व करो सब लोग। बेटा अभी एक चीज का ध्यान रखना है सवाल में कि यहाँ पर जो हमारा फलन है वो किसके रूप में है, टी के रूप में। तो जब यहाँ पर इस आई का औसत मान ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, और ये यहाँ पर आई नॉट नहीं, ये यहाँ पर आई है। समझ रहे हैं भाई, आपको औसत मान जो निकालना है, ये औसत मान निकालना है किसका, इस फलन का। फलन क्या है, आई। तो आई का औसत मान किसके सापेक्ष, फलन आई किसका फलन है, समय टी का फलन है। तो आई का टी के सापेक्ष अपने को यहाँ पर औसत मान निकालना है। सक्षम का जीरो आया है, सक्षम जीरो तो नहीं आना चाहिए बेटा। मुझे जहां तक लगता है सक्षम जीरो तो नहीं आना चाहिए। अगर अपन साइन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आई नॉट बाहर, तो साइन का इंटीग्रेशन 1/2, तो आई नॉट 2/पाई होना चाहिए। ये तो आई नॉट 2/पाई होना चाहिए। हाँ, सब लोग ध्यान से सॉल्व करें। मैं लिमिट लिमिट लगाना भूल गया। लिमिट लगाता हूं मैं यहाँ पर, 0 से पाई, 0 से पाई। आई का मान है आई नॉट साइन टी डी टी, 0 से पाई बटे डी टी का समाकलन टी। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, पाई माइनस जीरो, है ना, जैसे मैंने लिखा था शुरू में, x2 माइनस x1। तो ये लिमिट से ही तो x1 x2 है, तो मैंने डायरेक्ट इसको पाई माइनस जीरो नीचे लिख दिया है। आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो आई नॉट बाहर आ जाएगा। तो बाहर क्या हो जाएगा, आई नॉट बटे पाई, और यहाँ समाकलन में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, साइन टी डी टी, 0 से पाई। शुभम अटल का आ रहा है 199 बटे, क्या 199 भाई, बेटा ये तो पता है ना, समाकलन में किसी भी नियतांक को समाकलन के बाहर निकाल लेते हैं और इस तरीके से लिख देते हैं। और यहाँ हर में जो बचा है उसको हमने एज इट इज यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया। अब फलन के अंदर क्या बचा, साइन टी, तो साइन टी का समाकलन क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आई नॉट बाय पाई को वैसा ही रहने दो। साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी। कहां से, 0 से कहां तक, पाई तक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई नॉट बटे पाई। और अब यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि इस फलन में पाई का मान रखा जाए। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई, फिर माइनस लगाएंगे और इस पूरे फलन में फिर जीरो रखा जाएगा इस तरीके से। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा हमने यहाँ पर कर दी है।
यानी फलन में पहले उच्च सीमा का पूरा पूरा मान यहाँ पर रख दिया और फिर फलन में, उसी फलन में माइनस लगाते हुए हमने निम्न सीमा को भी रख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो cos पाई है वो होता है -1। चलो ये मैं बता देता हूं कि यहां पर जो cos पाई होता है, ये cos पाई वास्तव में अगर आप देखें इस प्रकार से, मैं बताऊंगा आपको साइन की वैल्यू cos की वैल्यू कैसे याद रखी जाती है, मैं सब सिखाऊंगा। पर फिलहाल आप, जैसे मैं यहाँ पर इसको ASTC रूल से याद रखने की कोशिश कर रहा हूं, उस ASTC रूल से याद रखने की आप कोशिश करें और क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि cos पाई जो रहता है वो यहाँ रहता है 180 डिग्री, और cos चाहे द्वितीय चतुर्थांश की बात करूं या तृतीय चतुर्थांश की बात करूं, cos होता है नेगेटिव, है ना। तो cos होता है नेगेटिव, तो यहां से cos पाई का जो मान हो जाएगा, यहां से तो इसको सेम रहने दो, I0 बाई पाई को तो सेम रहने दो, और यहाँ ये हो जाएगा cos पाई का मान -1। तो माइनस ऑलरेडी है और cos पाई खुद -1 है, तो माइनस माइनस +1, और फिर ये माइनस लगाया, ये वाला माइनस, तो दोनों माइनस मिलके प्लस, और cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1। तो देखा जाएगा, तो ध्यान से देखोगे ना बारीकी से, अगर यहाँ पर आप इस cos पाई को -1 रखकर बारीकी से सॉल्व करोगे तो आपके सारे माइनस माइनस सब एडजस्ट होके आपका आंसर आ जाएगा 2I0 बटे पाई, 2I0 बटे पाई। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे भी सवाल होते हैं क्या, तो बेटा मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं कि जब आप 11th 12th तक जब आप पढ़ते जाओगे ना, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि यार सर ने मुझे अभी जो समाकलन या अवकलन जो काम आ रहे हैं ये सब के सब बता रखे हैं, पहले ही बता दिए थे। चैप्टर शुरू होने से, फिजिक्स शुरू होने से पहले ही सब तरीके के समाकलन अवकलन मुझे सिखा दिए। तो जब कभी भी कोई टीचर कभी आगे के चैप्टर में समाकलन अवकलन करके आंसर निकालेगा और इस तरीके के आंसर आएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये तो मुझे आता है, तो तकलीफ नहीं होगी। तो इन चीजों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो, समय समय पर्याप्त है, प्रैक्टिस करते रहो। आगे बढ़ता हूं, एक और एप्लीकेशन यहां पर इसका होता है, एक और एप्लीकेशन होता है काइनेमेटिक्स में। और काइनेमेटिक्स में हमने क्या कहा था, अभी तक मैंने क्या कहा था, ध्यान से देखना, मैं एक बार रिपीट करता हूं। मैंने कहा था कि जब किसी फलन x का, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, जब किसी फलन x का डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन किया जाता है तो वेग प्राप्त होता है, अर्थात dx/dt का मान वेग v के बराबर होता है। हमने ये भी कहा था कि अगर वेग का पुनः अवकलन किया जाए यानी द्वितीय अवकलज निकाला जाए तो त्वरण प्राप्त होता है, और उसका फॉर्मूला भी हमने लिखा था dv/dt। क्या बेटा यहां तक की बात याद है? यहां तक की बात याद है? x का अवकलन करने पर वेग मिला करता था और वेग का अवकलन करने पर त्वरण मिला करता था। फिर हमने ये बात यहां से कहना शुरू करी कि जो समाकलन है यानी जो इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, ये समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम है। इसका मतलब क्या होगा कि यदि अब अपने से इस a का समाकलन कराया जाए, यदि अब a का समाकलन कराया जाए तो अपने को वेग कुछ मिलना चाहिए, और अगर इस वेग के फलन का भी समाकलन कराया जाए तो अपने को यहां से x के टर्म में कुछ मिलना चाहिए। तो बिल्कुल उसी के फॉर्मूले यहां पर है, और उसी के फॉर्मूलाज को मैं एक बार आपके सामने रखता हूं। मैंने सबसे पहला काम किया है कि इस वेग का समाकलन किया है t1 से t2 तक। तो वेग का समाकलन किया है, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि ये जो vt का समाकलन है, इस vt के समाकलन का तात्पर्य होता है कि ये vt ग्राफ का क्षेत्रफल भी है। समाकलन का ग्राफिकल मतलब क्या है? क्षेत्रफल। समाकलन का ग्राफिकल, ग्राफीय तात्पर्य क्या है? क्षेत्रफल। तो या तो vt ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लो, या v का t के सापेक्ष समाकलन कर दो। आपको समाकलन करने से क्या मिलने वाला है? एक ऐसा विस्थापन मिलने वाला है, मतलब समाकलन करने से आपको मिलने वाली जो चीज है वो आपको मिलेगी सीमा t1 से सीमा t2 तक में आपने कितना विस्थापन तय किया है, यानी x2 - x1 आपको मिलने वाला है।
मैं उम्मीद करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये चीज यहां से याद हो जाए। इसको पढ़ा क्या जाता है? इसको पढ़ा जाता है चेंज इन पोजीशन, स्थिति में परिवर्तन। हिंदी में लिख देता हूं मैं, स्थिति में परिवर्तन। और इसी को क्या भी कहा जाता है? इसी को आगे चलकर विस्थापन भी कहा जाएगा। इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखना कि जैसे आपको कोई भी एक वीटी का फलन दे दिया और आपसे कहा कि इस वीटी के फलन को देखते हुए ये बताइए, यानी वेग आपको दे रखा है, इस वेग को देखते हुए ये बताइए कि इस अंतराल में कितना चले हो। तो वेग का फलन भी दे रखा है, अंतराल T1 और T2 भी दे रखा है, और उस अंतराल में कितना चला हूं यानी कितना विस्थापित हुआ हूं, इस बात को ज्ञात करने के लिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अब क्या समझ में आने लगा कि हमें समाकलन करना पड़ेगा। किसका? वेग के फलन का। और उस वेग के फलन का समाकलन करने पर हमें जो प्राप्त होने वाली चीज है वो है x2 माइनस x1, अर्थात विस्थापन ही हमें ज्ञात होने वाला है। किस सीमा के मध्य, T1 से लेकर T2 के मध्य हम कितना विस्थापित हुए हैं, यही हमें ज्ञात होने वाला है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम नीचे की ओर बढ़े और अब यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करें कि यदि ए का फलन है, यदि त्वरण हमारे पास है, तो उस त्वरण का समाकलन या त्वरण का क्षेत्रफल अपने को क्या देगा? तो त्वरण का क्षेत्रफल अपने को वेग में परिवर्तन देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? इसको चेंज इन वेलोसिटी को हिंदी में लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन। और बिल्कुल सेम, बस ऊपर क्या था कि वेग का समाकलन किया था, यहां ऊपर ही ऊपर देख लो, यहां से सारी चीजें समझ में आएंगी आपको कि वेग का समाकलन किया तो आपको वेग का समाकलन करने पर x मिला, और इसी प्रकार से त्वरण का समाकलन करेंगे तो त्वरण का समाकलन करने से वेग मिलेगा। बस इतनी सी बात है ना? आई बात समझ में? गर्वित जैन, ठीक है। चलो, कैसे मिलेगा, क्या होगा, ये तो हम डिटेल में कहां पढ़ेंगे बेटा? उस काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। डिटेल मतलब, डिटेल का मतलब है भरपूर डिटेल। इतनी डिटेल अपने को सवाल ही वहां पर बहुत सारे करने होंगे, ठीक है। अभी जस्ट ये इंट्रोडक्शन है और इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट में रखा है। फिर भी अपन इसके ऊपर सवाल लेते हैं ताकि जो आपने आपने सुना है इसको आप अप्लाई कर सको। तो सवाल आपके सामने मैं यहां पर लेकर आता हूं, ध्यान से देखिएगा। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। फॉर्मूला में लिख देता हूं। रघुराज, वीडियो नहीं आ रहा है बेटा, ऐसी कोई दिक्कत है वीडियो ऑडियो वाली किसी को, या सब कुछ क्लियर है? क्लियर है ना? तो बेटा रघुराज एक बार अपने कनेक्शन को चेक कर, एक बार रिफ्रेश मार ले, लॉग आउट होके दोबारा लॉग इन हो जा। रघुराज, है ना, लॉग आउट होके एक बार दोबारा लॉग इन हो जा, सही हो जाएगा।
यहां पर जो समाकलन हमें इस वेग के फलन का करना है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज इस बात को समझने का है कि आखिर ये समाकलन यानी T1 और T2 क्या होने चाहिए। तो बेटा एक चीज यहां ध्यान से देखो, यहां दिया हुआ है कण की प्रारंभिक स्थिति, मतलब जब ये गति शुरू हुई होगी तो गति शुरू होने के दौरान यानी t बराबर 0 से जब हमने इस सवाल को देखना शुरू किया तो t बराबर 0 पर हमारी प्रारंभिक स्थिति दी हुई है, अर्थात x1 दिया हुआ है 20 मीटर। t बराबर 0 पर हमें मतलब प्रारंभ में हमें स्थिति दी हुई है यानी x1 दिया हुआ है, और फिर हमसे कहा है कि T2 अर्थात T तक जाते जाते आपकी स्थिति x2 क्या हो जाएगी। किसी क्षण T तक जाते जाते आपकी स्थिति x2 क्या हो जाएगी, ये यहां पर हमारा सवाल है मूल रूप से। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इस x2 की जगह तो x2 ही रखेंगे क्योंकि ये तो हमें ज्ञात करना है, और इस x1 की जगह हम प्रारंभिक स्थिति रख देंगे 20 और ये हो जाएगा यहां से समाकलन, और इस v को रख दिया जाएगा 8t + 3 dt। कहां से, 0 से कहां तक, t तक। जब यहां पर इस समाकलन को हम पूर्ण करेंगे तो ये हो जाएगा 8 अपनी जगह t का समाकलन हो जाएगा t²/2 और यहाँ हो जाएगा 3 का समाकलन 3t, और यहाँ पर सीमाएं रखी जाएगी 0 से t। तो एक बार सब जगह t रखना है, t की जगह t रखेंगे तो फलन समान रहेगा, ये रहेगा 4t² + 3t, और एक बार पूरे फलन में t के स्थान पर 0 रखना है तो 0 रखने पर 0। अब वास्तव में अपने को यहां से ये क्या ज्ञात हो गया, x2 - 20 बराबर 4t² + 3t। अपने को x2 ज्ञात करना है, तो x2 ज्ञात करना है तो इस 20 को इस तरफ ले आइए, और इस तरीके से यहां पर ये हमारी किसी समय t पर स्थिति x2 का एक मान या एक फलन हमें प्राप्त हो गया है। आप ये कहेंगे कि सर 20 को इधर क्यों लाया जा रहा है, तो मैं कहूंगा बेटा इसका मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं है कि 20 को क्यों लाया जा रहा है। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि मुझे ज्ञात x2 करना है तो x2 को एक तरफ रखूंगा और बाकी सारी राशियों को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। आप ये कह सकते हैं कि सर 20 लिखा ही क्यों है, तो मैं कहूंगा बेटा सीमाओं का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारी प्रारंभिक स्थिति दे रखी है, यानी कुछ इस तरीके से होता है इन लिमिट्स का मतलब, ध्यान से देख लो, इन लिमिट्स का मतलब कुछ इस तरीके से होता है कि ये निम्न सीमा यानी निम्न स्थिति, उच्च सीमा यानी ये उच्च वाली स्थिति। तो निम्न सीमा यानी प्रारंभिक बिंदु पर हमें स्थिति दी हुई थी 20 और हमें उच्च सीमा अर्थात t पर वो स्थिति ज्ञात करनी थी। तो समीकरण में इन सीमाओं का और इन सीमाओं पर दी गई वैल्यूज का बहुत मतलब होता है। तरुण गर्ग का सवाल है कि सर यहां पर अब इंटीग्रेशन करते समय c क्यों नहीं लिखते हैं। तो बेटा आपने बहुत सही समय पर यह सवाल पूछा है कि पहली बात तो इसका जवाब यह है कि हम c कब तक लिखा करते थे। बाकी लोग मुझे जवाब दें कि c हमने समाकलन के किस प्रकार में लिखा, सिर्फ और सिर्फ हमने कब तक c को लिखा। अनिश्चित समाकलन जब तक हम पढ़ रहे थे, यानी जब तक हमें सीमाएं नहीं दी हुई थी तब तक हम c को लिख रहे थे। जब तक हमें सीमाएं नहीं दी हुई थी तब तक हम c लिख रहे थे, ठीक है। और जैसे ही निश्चित समाकलन आया हमने c को लिखने की कोई जरूरत नहीं समझी। क्यों? क्योंकि अब आपको बिल्कुल इस सवाल में उसका उदाहरण देता हूं, क्योंकि आपको अब तक अनिश्चित समाकलन में क्या चीज थी जो अनिश्चित होता था बेटा, अनिश्चित समाकलन में क्या चीज होती थी जो अनिश्चित होती थी, अनिश्चित c। और क्या आप यहां पर देख रहे हैं कि हमें इस स्थिति में जब सीमाएं दे दी जा चुकी है तो सीमाएं दी जाने पर हमें ये जो भी नियतांक है ये एग्जैक्ट पता लग गया। जो भी नियतांक c की जगह पर होता था, क्या अब सीमाएं दी जाने की स्थिति में क्या अब ये नियतांक अपने को एग्जैक्टली पता है?
सी का मान निश्चित मिल रहा है कि नहीं, सीमाएं दिए जाने की वजह से सी का मान निश्चित मिल रहा है कि नहीं, बस इसीलिए ये निश्चित समाकलन है। और इसीलिए जब सीमाएं दी जाती है तब सी लिखने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल इसीलिए जब सी सीमाएं दे दी जाती है तब सी लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। बेटा तोरन साहू, थर्ड लाइन में मैंने कुछ नहीं किया है, थर्ड लाइन में मैं वही कर रहा हूं जो पिछले 4 दिन से कर रहा हूं, है ना। थर्ड लाइन में मैं वही कर रहा हूं जो पिछले 4 दिन से कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। सवाल एक और, सवाल एक और। शुभम अटल, बेटा ये क्या 10, इतने आलस में जवाब नहीं देते बेटा, है ना। आप या तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे या आप मेहनती बच्चे तो नहीं हो फिर। अगर आप 10 आंसर देते हो तो आप मेहनती बच्चे तो नहीं हो। टू टी स्क्वायर प्लस 2t+10, भावना पालीवाल का सही है। सक्षम, अरे सक्षम भाई मैंने देख लिया आंसर, बार बार मत पोस्ट करना। आनंद रघु सही है। उत्कर्ष अग्रवाल सही है। दीप्ति प्रजापति सही है। हर्ष प्रकाश, हिमानी शर्मा, चेतना बेनीवाल, दो दो बेनीवाल। चलो आगे बढ़ता हूं। पैटर्न सेम रहेगा। पैटर्न कैसा रहेगा कि हम यहां पर लिखेंगे x2 माइनस x1 बराबर वेग v का t के सापेक्ष समाकलन t1 से t2। प्रारंभिक स्थिति अर्थात t बराबर 0 पर स्थिति x1 अपने को दे रखी है 10 मीटर। तो हम यहां पर लिखेंगे x2 जो कि ज्ञात करना है, x1 जो कि 10 मीटर है, प्रारंभिक सीमा जो हमें 0 दी हुई है और अंतिम सीमा हमें यहाँ पर t लिखनी है। और जो वेग का फलन है वो है 4t+2 dt। ठीक है, ये वेग का जो फलन है, ये वेग का फलन है 4t+2। अब समाकलन अपन करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 × t² / 2 और 2 का समाकलन 2t। और ये यहाँ पर निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। उच्च सीमा जब रखें उसके पहले एक बार ये लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा 2t² + 2t। तो एक बार अपन ने पूरी जगह टी की जगह टी रखेंगे तो क्या होगा, सेम ही आ जाएगा। और माइनस लगा के जब टी की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहां से x2 बराबर ये हो जाएगा 2t² + 2t+10।
ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन यहां पर ग्राफ और एलजेब्रा, एलजेब्रा का मतलब होता है बीज गणित। तो किस तरीके से ग्राफ हमें सीखने हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, और साथ ही साथ बीज गणितीय जो काम है, बीज गणित में मैं यहाँ पर आपको क्या क्या सिखाऊंगा एलजेब्रा में। एलजेब्रा में हम सबसे पहले यहाँ पर ये सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के हल कैसे निकालते हैं। ऑलरेडी आपने आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10 में, मैं बस रिवाइज करवाऊंगा कि द्विघात समीकरण को कैसे निकाला जाता है। एलजेब्रा में हम यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम वो आप जानते होंगे आई गेस, जिनको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी वगैरह, जानते हैं? श्रेणी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, एपी, जीपी, एचपी, है ना? ठीक है, तो वो अपन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। तो ये दो मोटी मोटी बातें हैं जो हम यहाँ पर आगे देख रहे हैं, और साथ के साथ अपन ग्राफ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ग्राफ पर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। आपको ये जो समीकरण नजर आ रही है, ये समीकरण क्या है? तो मैं पहले आपको जो स्टैंडर्ड तरीका है वो बताता हूं। यहां पर जो y है, ये y x का फलन है, हाँ या ना? यहां पर जो y है, ये y x का फलन है। और यहां पर आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो ये x का फलन है, इस x के फलन में यहां पर घात 2 है। तो जो x का फलन है, ये द्विघातीय फलन है। और जब कभी भी द्विघातीय फलन यहां पर होंगे, जब कभी भी कोई फलन y द्विघातीय फलन होगा, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा परवलय। द्विघातीय फलन जब भी होगा तो ग्राफ बनेगा परवलय। बात को ध्यान से सुनते जाइए, है ना? आपका काम है पूरी बात को 100% सुनना। तो यहां से जो ये परवलयाकार जो ज्यामितियां बन रही है, इन परवलयाकार ज्यामितियों में आप देख पा रहे होंगे कि एक का तो मुंह ऊपर की तरफ खुला है और एक का मुंह नीचे की तरफ खुला है। ये क्यों अंतर है भाई? ये भेदभाव क्यों? तो बेटा इस भेदभाव का मतलब ऐसा होता है कि जब यहां पर इस a का मान धनात्मक होता है, अर्थात कुछ उदाहरण लेता हूं मैं, अर्थात कुछ इस प्रकार से, जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 4, इस प्रकार से यदि इस a का मान धनात्मक वाली कोई द्विघातीय समीकरण है तो उसका मुंह ऊपर ही खुलेगा। और यदि इसके विपरीत ये a का मान यदि ऋणात्मक होता है, अर्थात कुछ इस प्रकार से y बराबर -2x² प्लस 3x प्लस 4, अगर इस तरीके की कोई समीकरण आ जाती है, तो उस स्थिति में यहां पर हमारा ये जो इसका ग्राफ जो बनेगा, इस परवलयाकार आकृति का जो ग्राफ बनेगा, उसका मुंह नीचे खुलेगा। ठीक है बात? एक चीज फिर से यहां से रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये y अक्ष, y बराबर कुछ x² के रूप में ग्राफ है, तो ये y अक्ष की तरफ ऊपर की तरफ खुलता मुंह है अगर a पॉजिटिव है तो, और y अक्ष की तरफ नीचे, माइनस y अक्ष की तरफ नीचे खुलता हुआ मुंह है यदि a नेगेटिव है तो। बिल्कुल इसी प्रकार से अगली अगली इस स्लाइड पर ध्यान से देखेंगे कि यदि अब यहां पर इस प्रकार से ये लिखा हुआ है कि x बराबर fy है,
अर्थात जो ये y x जो है, ये x अब इस y का फलन है, यानी यहां पर x जो है ये y का द्विघातीय फलन है। अर्थात जो ये अब परवलय जो बन रहा है, इसके जो मुंह खुलेंगे वो x अक्ष और माइनस x अक्ष की तरफ खुलेंगे। जो परवलय बन रहे हैं इसके मुंह अब x अक्ष और माइनस अक्ष की तरफ खुलेंगे। कब? जब a धनात्मक होगा तो धनात्मक अक्ष की तरफ इसका मुंह खुलेगा ऐसे, और अगर यहां पर a ऋणात्मक होगा तो फिर ऋणात्मक अक्ष की तरफ मुंह खुलेंगे ऐसा ऐसा। ठीक है बात? तो चलिए यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और इन चीजों को और आसान करके मैं आपके सामने दिखाता हूं। और आसान करके दिखाने पर अब आपको ये बात समझ में आनी होगी कि जब कभी भी x की घात 2 वाला फलन है, y बराबर ax स्क्वायर वाला फलन है, तो हमने क्या कहा कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, क्योंकि a धनात्मक भी नजर आ रहा है और y x स्क्वायर के समानुपाती भी है। इसको यूं देखो, इसको यूं देखो, y समानुपाती x स्क्वायर, जबकि यहां क्या है, यहां है x समानुपाती y स्क्वायर। x और y पलट रहे, x और y पलट रहे, और x और y के पलटने पर एक ग्राफ था ऊपर की तरफ x y अक्ष की तरफ और एक ग्राफ है यहाँ पर x अक्ष की तरफ। कैसे याद रखना है इसको? याद रखने का भी एक साधारण सा लाइन है। साधारण सा लाइन ये है, इन सिंपल फलनों में ही काम करती है, पर ये लाइन जो सामने आपको नजर आ रहे हैं, इस प्रकार के फलनों को समझने के लिए, उनका ग्राफ बनाने के लिए ही ये काम करती है लाइन। और लाइन में यहां से लिखने जा रहा हूं, कि जिस चर की घात कम होगी ग्राफ उसी अक्ष की तरफ मुड़ेगा। एक बार देख लें ध्यान से, यहां इस पहले वाले फलन में किस चर y और x, इन दोनों में से किसकी घात कम है? अरे मूर्खों, पहले वाले में किसकी घात कम है? y की तरफ। तो ये ग्राफ जो बनेगा ये किस अक्ष की तरफ मुड़ता हुआ बनेगा? y अक्ष की तरफ। दूसरे वाले में किस चर की घात कम है? x की। तो ये ग्राफ जो बनेगा ये किस अक्ष की तरफ मुड़ता हुआ बनेगा? ठीक है, आई बात समझ में? और यही काम अगर ऐसा हो जाए, यही काम अगर ऐसा हो जाए कि जो ये y है ये एक्स स्क्वायर के समानुपाती तो हो, परंतु यहां माइनस चिन्ह हो, तो घात कम किसकी है? y की। तो मुड़ेगा y की तरफ ही, पर अक्ष कौन सी होगी? वो माइनस y। हाँ या ना? अरे बोलो। हाँ, और इसी तरीके से यहां x समानुपाती माइनस वाई स्क्वायर है, x समानुपाती माइनस वाई स्क्वायर है, तो घात कम किसकी है? x की ही है। मुड़ेगा तो x की तरफ, परंतु कौन सी x? माइनस x। तो आपका काम यहां पर इन इस वाले को और इस वाले को समझने का। एक बार मैं वापस से दिखा दूं, देख लो आराम से, 10 सेकंड में आपको देता हूं, तुरंत देख ले। और एक बार अब इसको देख लो, और अब आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ये जो समीकरण है, जो ये द्विघात समीकरण अपने को दी जाती है,
ये क्या है? तो आप यहां से कहेंगे x की द्विघातीय समीकरण। अब क्या होता है बेटा, यहां पर अगर जो ये समीकरण आपको नजर आ रही है इसमें a धनात्मक है तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो आप कहेंगे ऊपर की तरफ मुंह खुलता हुआ। और अगर a ऋणात्मक है तो ग्राफ कैसा बनेगा? नीचे की तरफ मुंह खुलता हुआ। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाइयों। कि इस समीकरण के लिहाज से, इस समीकरण के हिसाब से जो दो स्थितियां संभव है वो यही है कि जब a धनात्मक होगा तो कुछ इस प्रकार के ग्राफ बनेंगे और a ऋणात्मक होगा तो कुछ इस प्रकार के ग्राफ बनेंगे। ये बात ना अगर किसी के दिमाग में आ रही हो, किसी का दिमाग चलता हो, तो ये बातें, ये सब तरीके मैं पहले पढ़ा चुका हूं। ये सब तरीके मैं पहले पढ़ा चुका हूं। कब? आप बताइए कब? ज्यादा दिन नहीं हुए अपने को। ढाल में नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्कर्ष अग्रवाल ने जवाब दिया है ढाल नहीं। हिमानी शर्मा का बिल्कुल सही जवाब आया है, पर जवाब क्या है वो मैं बोलूंगा नहीं जब तक बाकी लोग भी जवाब ना दें। युवराज अधूरा जवाब दिया है, अवधेश अधूरा, अधूरा नहीं, अवधेश का तो गलत ही, युवराज का अधूरा जवाब है। चिराग का भी गलत जवाब है, अवधेश का गलत जवाब है। आनंद रघु ठीक है, आनंद रघु का ठीक है जवाब, ठीक ठाक। चिराग गोयल अखंड गलत है, चिराग गोयल का तो अखंड गलत है। सुरेंद्र कुमार का भी गलत है। भावना गलत है, तोरन साहू गलत है। क्वाड्रेंट, कहाँ क्वाड्रेंट आ गए? हाँ, आनंद रघु का अब सही है, कंप्लीट जवाब इसका हो चुका है आनंद रघु का। अब पूरे इसको नंबर मिल जाते हैं। यश, यश का बिल्कुल सही जवाब है। चलो मैं बताता हूं, यही सब कुछ मैं बताया करता था उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़ाते समय, उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़ाते समय। और आप ध्यान से देख लो, कोई भी एक ऐसी समीकरण ले लो जिसमें a धनात्मक है, उसका दो बार आप अवकलन करो और द्वितीय अवकलज पक्का धनात्मक आएगा, और धनात्मक आएगा तो वहां पर क्या बनेगा? निम्निष्ट बनेगा। और जब a ऋणात्मक होगा, और जब a, सुन लो मेरी बात को, अरे गधेड़ों, और जब a ऋणात्मक होगा और तब आप दो बार अवकलन करेंगे, तो दो बार अवकलन करने पर आपको द्वितीय अवकलज जब ऋणात्मक मिलता है तो उसको कहते हैं उच्चिष्ट। तो आपको इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। तो बात मिलती मिलती सी समझ आ रही होगी आपको कि हाँ, किसी भी ग्राफ का आकार ऊपर की तरफ खुलना या नीचे की तरफ खुलना सिर्फ इस समीकरण से नहीं, उच्चिष्ट निम्निष्ट से भी, कब मैक्सिमा बनेगा कब मिनिमा बनेगा, ये इस द्वितीय अवकलज से भी हमें पता लगा करता था। और जब जब यहां पर a धनात्मक होगा द्वितीय अवकलज धनात्मक आएगा, मतलब मिनिमा बनेगा। और जब जब a ऋणात्मक होगा द्वितीय अवकलज को ऋणात्मक आना होगा और वहां पर मैक्सिमा बनेगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं यहां से और ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं कि जब इन दोनों ग्राफों को आप देखेंगे तो इन दोनों ग्राफों को देखने पर ये एक्स अक्ष को काट रहे हैं। आया ना? और एक्स अक्ष को काट रहे हैं, तो आपको शायद ये मैंने बताया होगा कि जब यहां पर
एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा होती है तो उसकी समीकरण होती है y बराबर 2, y बराबर 4, इस प्रकार से। तो एक्स अक्ष की समीकरण को हमने यहां पर लिखा जरूर होगा कि y बराबर 0। एक्स अक्ष की समीकरण को हमने जरूर लिखा होगा y बराबर 0। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, एक्स अक्ष की समीकरण जो होती है ये होती है y बराबर 0, और इसी प्रकार से y अक्ष की समीकरण जो होती है वो होती है x बराबर 0। अब यहां क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि यहां हमें करना क्या है। यहां हमें क्या करना है कि जो ये फलन y दिया हुआ है, जो भी ये फलन y दिया हुआ है, इस y के मान को 0 करूंगा, और y के मान को 0 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, x अक्ष। y के मान को 0 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, x अक्ष। तो मुझे ये बताना है कि ये ग्राफ आखिर x अक्ष पर इन बिंदुओं को कहां काटता है, मुझे ये बताना है। चलो मैं आसान करता हूं, जिसका दिमाग पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, आयोडीन की कमी से जो जूझ रहे हैं, उनके लिए मैं बात को और आसान करके कहता हूं। ध्यान से समझिएगा कि मेरा टारगेट, मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, मैं आपको द्विघात समीकरण सिखाने जा रहा हूं। द्विघात समीकरण जिसके मूलों की आप बात किया करते थे, आपको क्लास 10 में कहा जाता था, कक्षा 10 में आपसे कहा जाता था कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो आखिर वो मूल होते क्या है, तो वो मैं यहां से कह रहा हूं कि जिस एक्स अक्ष पर जिन दो बिंदुओं पर आपको वो ग्राफ काटता नजर आएगा, वही उस द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि सामान्यतया यहां पर दो मूल पाए जाएंगे, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। किसी द्विघात समीकरण के कितने मूल संभव है बेटा, अधिकतम? अरे कोई है पढ़ा लिखा? 2। और न्यूनतम कितने मूल संभव है? न्यूनतम कितने मूल संभव है? 1, 0। न्यूनतम 0 मूल संभव है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये ग्राफ इस अक्ष को काट ही नहीं रहा हो सकता है ये ग्राफ इस अक्ष को काट ही नहीं रहा हो, जिसको कहा जाता है काल्पनिक मूल। क्या कहा जाता है? काल्पनिक मूल। जब आपका विवेचक d बराबर b² - 4ac, याद है विवेचक? अरे पढ़े होंगे गधेड़ों। d बराबर b² - 4ac जो होता है, विवेचक का मान b² - 4ac जो होता है, जब ये विवेचक ऋणात्मक होता है तो उस स्थिति में मूल काल्पनिक होते हैं। और जब ये d का मान यानी विवेचक का मान धनात्मक होता है तो दो मूल होते हैं, और जब विवेचक का मान 0 होता है तो एक मूल होता है। विविक्तिकर बोलते हैं इसको, विविक्तिकर। विविक्तिकर बोलते हैं क्या? कोई ऐसा कमेंट कर रहा है विविक्तिकर? मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा सा हिंदी मेरी भूल सा गया हूं। विवेचक भी बोलते, विविक्तिकर भी है, ठीक है बात, विवेचक भी बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना गूगल पे, है ना। विवेचक विविक्तिकर दोनों ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट विवेचक या विविक्तिकर दोनों ही बोला जाता है, ठीक है। मुझे इसीलिए विवेचक ध्यान था। चलो तो यहां से आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखो। ये तो हो गई पुरानी बातें, उम्मीद करता हूं थोड़ा थोड़ा आपको याद आया होगा। तो अब यहां से हमारा हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट ये होता है कि जो भी यहां पर एक द्विघात समीकरण है,
जब इसको शून्य के बराबर हमने कर दिया है, और अब शून्य के बराबर करने पर अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए यहां पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। या उस श्रीधराचार्य फॉर्मूले के पहले ही मैं यहां पर डी इस विविक्तिकर या इस विवेचक से समझाऊं, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोला जाता है। तो यहां से लिख सकते हैं अपन विविक्तिकर। तो इसका वैल्यू जो है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और मैं लिख देता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा होगा तो 2 मूल, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होगा तो 1 मूल, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक मूल। काल्पनिक मूल का तात्पर्य आपको समझ आया होगा कि भाई अपने को ये काटेगा ही नहीं उस अक्ष को, और काटेगा ही नहीं अगर उस अक्ष को, तो काटेगा नहीं तो मूल भी नहीं आएंगे, तो काल्पनिक चला जाता है वो सब। ठीक है। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है तो आपको याद होगा, माइनस बी, फिर आता है प्लस माइनस, फिर आता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उस पूरे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने डी लिखा है, और दोनों मूलों के लिए यहां पर फॉर्मूला लगाया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और ये हमारे दो मूल यहां से हो जाएंगे अल्फा और बीटा। बेटा दीपेश नितेश, आप जो कह रहे हो कि इक्वल रूट, मैं बात मान रहा हूं, इक्वल रूट दो वैल्यू आ रही है, इक्वल आ रही है, तो आपको वो दो वैल्यू इक्वल नजर आएगी, या आप दोनों को वैल्यू को एक ही वैल्यू मान सकते हैं? इसीलिए मैंने उसको एक मूल लिखा है ताकि आपको बात समझ आए, है ना। ये तो ठीक है बात इक्वल रूट, पर इक्वल रूट का बेसिक तात्पर्य आपको भी समझ आ रहा होगा कि ग्राफ एक ही पॉइंट पर टच करेगा, और ग्राफ एक ही पॉइंट पर टच करेगा तो आपको वहां पर कितने कट पॉइंट नजर आएंगे? एक ही कट पॉइंट नजर आएगा, तो टेक्निकली उसको क्या कहेंगे? एक ही मूल कहेंगे, है ना। तो जो ये समीकरण है, इस समीकरण का जो मानक रूप है, इस मानक रूप को ध्यान रखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो मानक रूप का यहां पर इस्तेमाल हम करेंगे। मानक रूप है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक, और सी क्या हो जाएगा? नियतांक, अचर। और यहां पर ये भी आप जानते होंगे कि जो इन मूलों का योग होता है वो माइनस बी बाई ए से लिखा जाता है, पता है बेटा? मूलों का योग माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल सी बाय ए से लिखा जाता है। तो लगभग लगभग ये जो सारी बातें हैं ये हमने यहां पर लिखी है। आगे बढ़ता हूं मैं, कुछ सवाल आपसे आपको यहां पर करने हैं। आपका काम ये नहीं है कि मूल पता आपको कि मूल कितने हैं, क्या है, कैसे हैं। आपका काम सिंपल सा होगा कि जब भी आपके सामने द्विघात समीकरण आएगी, उस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। अब दो तरीके होते हैं किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के, दो तरीके होते हैं किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के। पहला तो आपके सामने ही है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। पहला तो आपके सामने ही है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और दूसरा एक और तकनीक होता है जिसको क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि। जिसको क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी, स्प्लिटिंग रूल से, यानी गुणनखंड करके भी, यानी इस मध्य पद के गुणनखंड करके भी हम मूल ज्ञात कर लेते हैं। और आपने दोनों पढ़े होंगे। तो चलिए हम यहां पर सवालों पर आते हैं, और पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको सॉल्व करें। पूर्ण वर्ग विधि भी है, पर बेटा पूर्ण वर्ग विधि ना दुख ज्यादा देती है। पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा सा दुख ज्यादा देती है, इसलिए आप स्प्लिटिंग से करो, मतलब इस मध्य पद को तोड़कर।
तो क्या कैसे बांटा जाता है, ये तो खैर आसान सवाल है, पर इसमें भी मैं वो सारी बातें करता हूं। होता क्या है, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को लिखेंगे और आपको तोड़ना है इस -5 को इस प्रकार से कि ये -5 ही बना रहे, पर जो वो दो टुकड़े आप तोड़ोगे उनका गुणनफल यहां से कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इनका योग तो -5 ही बना रहे, पर इनका गुणनफल प्लस का 6 आना चाहिए। तो आप यहां से इसको -2 -3 में तोड़ लो। तो जब -2 और -3 को जोड़ोगे तो -5 ही आएगा, और जब गुणा करोगे तो प्लस का 6 आएगा। और बिल्कुल इसीलिए यहां से आपने लिखा इसको -2x -3x + 6 = 0, और ये हो जाएगा x -2 -3, और ये हो जाएगा x -2 = 0। तो यहां से लिख दिया जाएगा x -2 x -3 = 0, और यहां से x -2 को 0 के बराबर करेंगे और x -3 को 0 के बराबर करेंगे, तो x का एक मान तो आ गया 2 और x का एक मान आ गया 3। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े। एक और सवाल, ये आप करिएगा, ये खुद करिएगा, होमवर्क आपका ये हो जाएगा, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, आप इसको सॉल्व करो। इसको गुणनखंड विधि से कैसे कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, x² -4 = 0 लिख सकता हूं क्या इसको? अरे इसको x² -4 = 0 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। और क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, x² -2² = 0? और क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि a² -b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b? तो क्या यहां से इसके गुणनखंड हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे x+2 x -2 = 0, और यहां से एक को x+2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -2 आएगा, x -2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर, सॉरी यहां पर पहले वाले में -2 और यहां पर +2। ठीक है बात, है ना? चलिए, तो फिर आगे व्रत की बात कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप यहां तक कीजिएगा, ठीक है? ओके। हाँ, वर्गमूल से भी कर सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको ही पता है, वर्गमूल लेके भी सेम ही काम होगा वो तो, क्योंकि यहाँ पर तो इतना आसान है, आपकी मर्जी पड़े जैसे तरीके आप आजमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट इसको x² को 4 के बराबर लिख के। शुभम अटल का कहना है कि सर टेस्ट का सिलेबस बता दो। बेटा क्या चाहिए, टेस्ट का सिलेबस ही याद करेगा क्या, या सिलेबस में क्या है ये भी पढ़ेगा? रोजाना एक ही काम की टेस्ट का सिलेबस बता दो, सिलेबस को नहीं रटना, सिलेबस के अंदर क्या चीजें हैं जो है उनको पढ़ना है बेटा।
नहीं बेटा, टेस्ट पेपर मैं नहीं बनाऊंगा। टेस्ट पेपर ऐसा होता है कि मतलब डिपार्टमेंट से बनने के लिए आता है। पॉइंट क्या आएंगे, सारी बातें मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो भी यहाँ से कंटेंट होगा 100% अपन ने जो पढ़ा इससे बाहर एक भी चीज नहीं जानी है, एक भी नहीं जानी है। आपका काम यही होना चाहिए कि हर दिन के हैंडआउट और सारे क्वेश्चंस, जहां भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी लगती है उनको दोबारा से सॉल्व कर लें। उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाएगा। ठीक है, रेस वगैरह कर ले। रेस से बेटा हो सकता है बाकी बैचेस को रेस नहीं मिली है, रेस आपको यहाँ पर दी गई है। तो जो रेस मैंने आपको दी है आपके लिए एडवांटेज है, आप अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे तो टेस्ट में ज्यादा ही नंबर पाओगे, नुकसान नहीं होना आपका, है ना। चलो, थैंक यू।